हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, और इसमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उनका सलूशन हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो एलपी सीबीटी 1 का जो भी पेपर हुआ, जिस भी डेट में हुआ, जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए, उन सारे को हम लोग शिफ्ट वाइज कवर करेंगे। एक शिफ्ट में साइंस के 20 प्रश्न थे, तो शिफ्ट वाइज हम लोग कवर करेंगे। 25 नवंबर को पहला शिफ्ट हुआ था, मॉर्निंग में शिफ्ट हुआ था। इसमें जो साइंस के 20 प्रश्न पूछे गए थे उसका सलूशन हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ऐसे ही जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं, उसमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करेंगे इसी प्रकार से जैसा कि हम लोग आज करने वाले हैं। और जो आप ये वीडियो देखेंगे उसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक जो है, ऐप का लिंक जो है, मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 25 नवंबर का जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? बहुत ही आसान सवाल है। पदार्थ के कण गतिमान है तो उसके पास डेफिनेटली गतिज ऊर्जा होगी, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा रिस्पॉन्सिबल होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है मोशन के लिए, गति के लिए। तो निरंतर गतिमान है क्योंकि उसके पास गतिज ऊर्जा है। अगर मैं आपसे पूछूं ठोस, द्रव, गैस, किसके कणों के पास सबसे अधिक गतिज ऊर्जा है? तो गैस। जो काइनेटिक एनर्जी है कणों के पास वो सबसे ज़्यादा है गैस के पास, ठीक है। उससे कम लिक्विड के पास और सबसे कम सॉलिड के पास। गैस के कण जो है बहुत ही दूर दूर होते हैं, बहुत ही तेजी से भागते हैं, तो इनके कणों के पास जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं? रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं। रेखित पेशी को हम लोग कंकाल पेशी भी कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ना 3 प्रकार की पेशियां हैं। हमारे बॉडी के अंदर 3 प्रकार की पेशियां हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। वैसे तो हृदय पेशी भी रेखित पेशी है, लेकिन जब हम रेखित पेशी की बात करते हैं तो वहां पर मेनली समझा जाता है कंकाल पेशी को। हृदय पेशी भी अपने आप में रेखित पेशी है, लेकिन अगर रेखित पेशी हम लोग कहीं बोलते हैं तो हमारा वहां ज्यादा मतलब होता है कंकाल पेशी से, ठीक। तो कंकाल पेशी रेखित पेशी है। जो चिकनी पेशी होती है वो अरेखित पेशी होती है। और उसके बाद है हृदय पेशी। हृदय पेशी जिससे जो हमारा हृदय है वो बना हुआ है। रेखित पेशी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेखित पेशी की कोशिका है, तो इसमें ना ऐसे ये डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, ऐसी होती है रेखित पेशी की कोशिका। तो हम बोलते हैं कि ये रेखित पेशी है। यहाँ देखो आप, कार्डियक मसल है, इसमें भी लाइट एंड डार्क बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं। ये कंकाल पेशी है, इसमें भी लाइट एंड डार्क बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं। ये चिकनी पेशी है, क्योंकि इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं है तो हम इसे चिकनी बोलते हैं, क्योंकि चिकनी दिखती है ये, इसीलिए। तो रेखित पेशी बोल दे मतलब कंकाल पेशी, अरेखित पेशी बोल दे मतलब कि चिकनी पेशी। और हृदय पेशी, हृदय पेशी भी रेखित ही है, लेकिन रेखित का मतलब मैंने आपसे कहा कि ज्यादा हमारा मतलब होता है कंकाल पेशी से। अब देखो, जो कंकाल पेशी होती है ना वो बेलनकार होती है। वो बेलनकार होती है और ब्रांच्ड नहीं होती है, शाखा रहित होती है। एक कोशिका के अंदर आपको एक से ज्यादा नाभिक देखने को मिलेंगे, तो बहुनाभीय है। और साथ में ये ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें गति करा सकते हैं। जैसे हम अपने हाथ पैर को मोड़ते हैं, हम चल पाते हैं, गर्दन हिला पाते हैं, मसल के कारण, पेशी के कारण। कौन सी पेशी के कारण? कंकाल पेशी के कारण। उसके बाद है चिकनी पेशी। चिकनी पेशी देखो ये शेप है, तर्क रूपी है, तर्क रूपी जो है इसकी आकृति है। ये भी शाखा रहित है, ये भी अनब्रांच्ड है। मैंने आई थिंक यहाँ पर ब्रांच्ड बोल दिया, ध्यान रखना, ये अनब्रांच्ड है ना, शाखा रहित है कंकाल पेशी और चिकनी पेशी भी। इसके एक कोशिका में एक ही नाभिक आपको देखने को मिलेगा, तो ये एक केंद्रीय है। ये अनैच्छिक है। पूरा का पूरा आहार नाल जो है हमारा वो चिकनी पेशी से ही बना हुआ है, तो इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं। उसके बाद हृदय पेशी। हृदय पेशी भी अनैच्छिक है। हृदय अपना काम करता है भाई, हमारे कंट्रोल में हृदय की पेशी नहीं है। बेलनकार है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन ये देखो ब्रांच्ड है, ये शाखित है, इसमें आपको ब्रांचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके एक कोशिका में एक नाभिक है, अनैच्छिक है। तो ये सारी बातें जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं
एग्जाम में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। रेखित पेशी के बारे में बोला गया है, तो रेखित पेशी कंकाल पेशी बेलनाकार है, भाई बेलनाकार है, शाखा रहित है यानी कि अशाखित है, और बहुनाभीय है, बहुकेंद्रीय है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह से आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होता है। दर्पण कौन सा है? उत्तल है। तो उ से उत्तल, उ से उठल। उत्तल दर्पण के केस में जो परावर्तक सतह होती है यानी कि ये बाहर की तरफ उभरी होती है, उठी होती है। अब यहां पर बोला गया है कि जो प्रकाश की किरण है वो पैरेलल जो है इस पर आकर के गिरती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे मुख्य अक्ष बना लेते हैं, ये हमारा पोल होता है। ठीक, अब प्रकाश की किरण जो है वो ऐसे आपतित होती है, प्रकाश की किरण जो है ऐसे आपतित होती है, समानांतर ऐसे आपतित होती है, तो ये टकरा कर ना ऐसे जाती है, यानी कि प्रकाश किरण जो ऐसे परावर्तित होती है। अगर हम इसको पीछे ऐसे खींचे तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये जाकर के पीछे खींचने पर मिलती है प्रकाश किरण, वो मुख्य फोकस होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस से होकर के आ रही है, मुख्य फोकस से निकल रही है। मुख्य फोकस से क्या हो रही है कि अपसरित हो रही है ना, यानी कि एक पॉइंट से निकलना, एक पॉइंट पर जाकर के मिलना वो अपसरित होता है, एक पॉइंट से निकलना अपसरित होता है। तो मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है प्रकाश की किरण। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य फोकस से अपसरित, बी हमारा राइट आंसर। अच्छा, मुख्य फोकस पर अभिसरित ये जो है अवतल दर्पण के लिए सही हो जाता, अवतल दर्पण के लिए ये सही हो जाता। अवतल दर्पण के केस में जब समानांतर प्रकाश किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अभिसरित होती है। तो अवतल दर्पण के केस में हम ये बोलते हैं क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। बी हमारा राइट आंसर। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती है उसे हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, कपाल तंत्रिकाएं बोलते हैं। ये 12 जोड़ी होती है, ये 12 जोड़ी होती है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु है, वहां से जो तंत्रिकाएं निकलती है उसे हम लोग मेरु तंत्रिकाएं बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ये 31 जोड़ियां होती है, 31 जोड़ियां होती हैं। तो ये जो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, वो मिलकर किसका निर्माण करती है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है, इसे हम लोग 2 पार्ट्स में बांटते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। उसके बाद हम बांटते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में, परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी के केंद्र में होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी के केंद्र में होता है, ठीक केंद्र में होता है। तो इसमें जो हमारा मस्तिष्क है, जो ब्रेन है और जो मेरुरज्जु है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड है, समझे आप। जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारे बॉडी के केंद्र में है, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसी मस्तिष्क से जो है 12 जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाएं निकलती है और इसी मेरुरज्जु से जो है 31 जोड़ी जो है मेरु तंत्रिकाएं निकलती है। ये जो तंत्रिकाएं होती है मिलकर बनाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। और ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही एक टाइप है, ठीक। हमारा आंसर यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। मतलब हमारे जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके पेरीफेरी में ये परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो सारी आती हैं।
किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। किसी वस्तु की अगर हम स्थिति में परिवर्तन करते हैं या फिर उसके विन्यास में परिवर्तन करते हैं तो उसके कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हम लोग कौन सी ऊर्जा कहते हैं? उससे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। भाई गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन स्थिति या फिर विन्यास में परिवर्तन के कारण जो है स्थितिज ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं तो आपने क्या किया? कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दिया, विन्यास में चेंज कर दिया। स्प्रिंग है, आपने उसको दबा दिया या फिर आपने उसको खींच दिया तो आपने उसके विन्यास में चेंज कर दिया। तो दबाने से या फिर खींचने से उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। ठीक, किसी वस्तु को आप जमीन से किसी हाइट पर लेकर के जाते हैं तो हम बोलते हैं कि उसमें स्थितिज ऊर्जा जो है संचित हो गई है। तो खींची हुई धनुष की डोरी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। संपीड़ित या खींचा हुआ स्प्रिंग में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। रबर बैंड को खींचने के बाद उसमें संग्रहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। किसी ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु है ना, जैसे टेबल पर रखी पुस्तक है या फिर पहाड़ी पर खड़ा पत्थर में संचित ऊर्जा, पानी का बांध में संग्रहित से संचित ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा के ये सारे उदाहरण हैं। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसे कहा जाता है एनर्जी करेंसी। है ना, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें होता है कोशिकीय श्वसन, है ना, कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। और इसी में ना 36 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, 36 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो जब भी कोशिका को अपने कामकाज करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर ये एटीपी खर्च करती है कोशिका। तो इस 36 एटीपी का प्रोडक्शन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, है ना, कोशिकीय श्वसन में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सूत्रकणिका बोलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट केवल आपको मिलेगा प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल को दिखाया गया है। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में मिलेगा। ये जो क्लोरोप्लास्ट है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, बाकियों से अलग है, बाकियों से अलग है क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। यानी जो ये दोनों कोशिकांग हैं ये पूरी तरह से नाभिक पर निर्भर नहीं है अपने लिए प्रोटीन बनवाने के लिए, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। मतलब जो रॉ मटेरियल है प्रोटीन के लिए, डीएनए, वो भी खुद के पास है और फैक्ट्री भी अपने पास है। तो अपने पास सामान भी है, फैक्ट्री भी है, तो खुद ही बना लेंगे भाई। तो पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है नाभिक पे। ठीक, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में पावरफुल एंजाइम्स जो है वो भरे होते हैं। जो एंजाइम्स बनाती है यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उस एंजाइम को पैक करने का काम जो है गोल्जी उपकरण करता है। तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है। तारों का टिमटिमाना, रात्रि में जब हम आकाश को देखते हैं तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। हालांकि आज के समय में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि हमें कम ही तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, यह अपवर्तन कहाँ पर होता है भाई? वायुमंडल में होता है ना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन आप बोलो तो और भी बढ़िया है। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसके कारण हमें अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं जो है वो दिखती है। जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का चपटा या फिर अंडाकार प्रतीत होना, यह भी प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखने लगता है, या फिर सूर्यास्त जब हो जाता है उसके बाद भी हमें 2 मिनट तक सूर्य दिखता रहता है। यह भी होता है वायुमंडलीय, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यानी कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। रात के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जल से भरे किसी बर्तन के तल का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, है ना। मान लीजिए कि जल है और वो जल जो है काफ़ी साफ है, आप जो है इस तल को देख सकते हैं तो आपको ये तल जो है थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होगा।
ऐसा लगेगा कि गहराई जो है, तल जो है कम गहराई पे है, वास्तव में वो अधिक गहराई पर होती है। जितनी गहराई पर हमें दिखती है उससे अधिक गहराई पर होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन यहाँ अपवर्तन जो है जल के कारण हो रहा है, ना कि वायुमंडल के कारण। यदि किसी द्रव से भरे बर्तन में पेंसिल या कोई अन्य सीधी छड़ डाल दी जाए तो साइड से देखने पर यह टेढ़ी प्रतीत होती है। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें जल है, इसमें अगर आप ऐसे थोड़ा तिरछा करके पेंसिल डालते हैं या फिर कोई छड़ी डालते हैं तो आपको ये थोड़ी सी जो है यहाँ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। ऐसे दिखनी चाहिए ऐसे, बट हमें थोड़ी सी टेढ़ी प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यदि किसी जल से भरे बर्तन में कोई सिक्का डाल दिया जाए, फिर किसी जलाशय में जल के अंदर पड़ी हुई मछली, दोनों ही अपने वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। सिक्का अगर आप डालेंगे तो हम लोगों ने भी देखा भाई, तल ही जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो सिक्का भी आपको जो है थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा। अगर मछली भी है जल में तो मछली जिस गहराई पर है उससे मछली जो है थोड़ी सी आपको कम गहराई पर प्रतीत होगी, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये सारी भौतिक घटनाएं जो है आपको याद रखनी है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। इससे बाहर सवाल नहीं आता है एग्जाम में, यहीं से बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट भी है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी है। तो हमारा आंसर चुंबकीय दिक् सूचक हो जाएगा, मैग्नेटिक कंपास हो जाएगा, मैग्नेटिक कंपास हो जाएगा। मैग्नेटिक कंपास में जो ये सुई होती है ये भी अपने आप में एक बार मैग्नेट होती है ना, अपने आप में ये बार मैग्नेट होती है। और हम जानते हैं जब हम किसी चुंबक को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, तो अपने आप को अलाइन करता है नॉर्थ और साउथ की ओर, है ना, नॉर्थ और साउथ की ओर। ठीक, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन करता है। तो ये कोई विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, इसीलिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का कोई यूज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पर कोई यूज ही नहीं है। ये चुंबक का प्रॉपर्टी है कि जब हम उसे स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वो अपने आप को उत्तर दक्षिण दिशा में अलाइन करता है, बस इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है यहाँ पर कंपास में। बाकी माइक्रोफोन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इन सारे में इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो है रोल होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट का रोल होता है। इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? ये आधारित होते हैं ऊष्मीय प्रभाव पर। जब हम किसी तार से धारा प्रवाहित करवाते हैं, जब हम किसी तार से धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वो तार गर्म हो जाता है, ऊष्मा का वहाँ पर उत्सर्जन होता है, क्योंकि तार के पास कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। अगर तार के पास मान लीजिए प्रतिरोध कम है तब ऊष्मा का उत्सर्जन कम होगा। अगर तार के पास प्रतिरोध ज़्यादा है, तार के पास अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा होगा। ठीक, अगर तार का प्रतिरोध कम है तो ऊष्मा का उत्सर्जन कम होगा। तो हम लोग अपने घरों में कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं, कारण यही है कि कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो कम होता है, जिसके कारण ऊष्मा का उत्सर्जन वहाँ पर कम होता है। ठीक, लेकिन ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं यहाँ तो हमें ऊष्मा ही चाहिए, यहाँ तो हमें ऊष्मा ही चाहिए। तो इन सारे डिवाइसेस को बनाने में वैसे तार का इस्तेमाल किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ताकि हीट जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। ठीक, तो ऊष्मीय प्रभाव हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी होता है, ऊष्मीय प्रभाव भी होता है। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा डैश है। आपके पास त्वरण दिया गया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको जो है मास दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है 10 किलोग्राम। जो त्वरण है एसआई मात्रक में है, द्रव्यमान भी एसआई मात्रक में है। तो बल बराबर हमारा ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद होना ही चाहिए। द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, त्वरण है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो 25 न्यूटन आएगा। न्यूटन एसआई मात्रक है बल का। ठीक है, न्यूटन भी बोल सकते हो एसआई मात्रक, या फिर आप बोल सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी आप बोल सकते हो। 25 न्यूटन हमारा सही आंसर हो जाएगा। यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का
प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे डैश कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अल्कोहल फैमिली को उठाता हूँ, अल्कोहल समझाती श्रेणी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो जो पहला मेंबर है इसका वो है मेथनॉल, जो दूसरा मेंबर है वो है एथेनॉल, जो तीसरा मेंबर है वो है प्रोपेनॉल, जो चौथा मेंबर है वो है ब्यूटेनॉल। ऐसे आप आगे और भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इस श्रृंखला में जो भी सदस्य है उसमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला जो ग्रुप है वो है OH, वो है OH। जैसे पहले ये मीथेन एल्केन था, 4 हाइड्रोजन है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया गया है, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से हटाया गया है और उसके स्थान पर OH जोड़ा गया है। तो एक हाइड्रोजन को हटाया तो CH3 हो गया और OH जोड़ दिया। ऐसे ही सब में हुआ है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, एक ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब इस पूरे यौगिक का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिसाइड होगा इस ग्रुप से, इसलिए फंक्शन ग्रुप से, यानी पूरा यौगिक अब इसके हिसाब से काम करने वाला है। पहले अगर मीथेन था तो भाई इसका अपना एक प्रॉपर्टी था, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। जैसे OH आकर के जुड़ गया ना, अब ये OH डिसाइड करेगा इसके प्रॉपर्टी को, इसलिए फंक्शनल ग्रुप हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है, प्रक्रियात्मक समूह जो है वो अल्कोहल है, और इसे हम लोग बोलते हैं समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप समजातीय श्रेणी को देखेंगे तो लगातार दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर आपको मिलेगा। जैसे इस दोनों को उठाओ तो भाई CH2 का अंतर है, इस दोनों को उठाओ तो भाई CH2 का अंतर है, इस दोनों को उठाओ तो CH2 का अंतर है, यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो 14 का अंतर है, द्रव्यमान की बात करते हैं तो 14 का अंतर है। समजातीय श्रेणी में जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, या फिर बोल दो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। समजातीय श्रेणी में जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास है जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये यौगिक कौन सा है, CH3, CH2, CH2, CH3, ये यौगिक कौन सा है? तो ये जो यौगिक है ये है नॉर्मल ब्यूटेन, ये है नॉर्मल ब्यूटेन। अगर मैं आपसे पूछूं ये यौगिक कौन सा है भाई, ये यौगिक कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए आइसोब्यूटेन। यह है नॉर्मल ब्यूटेन, यह है आइसोब्यूटेन। अगर आप फॉर्मूला देखें इस दोनों का, तो दोनों का फॉर्मूला है C4H10। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 3 2 5 5 2 7 7 3 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी 4 कार्बन है, 3 3 3 6 3 9 और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 10 हाइड्रोजन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का जो आणविक सूत्र है वो एक समान है, लेकिन संरचना दोनों का अलग अलग है। दोनों की जो संरचना है वो अलग अलग है। यहाँ पर देखो ये ब्रांच्ड है, ये ऐसे लीनियर है। इसे बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों कहे जाएंगे आइसोमर्स। ये दोनों क्या कहे जाएंगे? आइसोमर्स कहे जाएंगे। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इस घटना को हम लोग बोलते हैं समावयवता। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं। और ये दोनों कहे जाएंगे आपस में समावयव। ये दोनों कहे जाएंगे आपस में समावयव। इस घटना को समावयवता कहेंगे। ठीक, समावयव बोल दो या फिर समावयवी बोल दो, जो यहां पर लिखा गया है। राइट। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर आप इसको जल में डालते हैं, ये मान लीजिए जल है, अगर आप इसको इसमें डालते हैं
क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मान लीजिए कि आपने 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं HCl के, तो वो सारे के सारे टूट जाएंगे, सब के सब टूट जाएंगे H+Cl- में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो H+Cl- में ये HCl जो है टूट जाएगा। 100 मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो लगभग 100 मॉलिक्यूल जो है टूट जाएंगे H+Cl- में। अब ये जो H+ है ये हाइड्रोजन आयन है, या फिर आप सिंपली इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हो, है ना, प्रोटॉन बोल सकते हो या फिर हाइड्रोजन आयन बोल सकते हो। ये अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। तो ये जो H+ है ये जल के अणुओं के साथ कंबाइन करके H3O+ बना लेता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो H3O+ और Cl-, मतलब जब आप जल को देखेंगे तो आपको H+ नहीं दिखेगा, आपको हाइड्रोनियम आयन दिखेगा। ये ज़्यादा स्टेबल है H+ के तुलना में, इसीलिए। जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त अवस्था यानी कि डिस्पर्स्ड फेज है ना, डिस्पर्स्ड फेज है। नमक पानी का घोल आप देखते हैं, है ना, नमक पानी का घोल जो आप देखते हैं वो होता है वास्तविक विलयन। वो क्या होता है, वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन में आपको मिलता है विलय पदार्थ और मिलता है विलायक। विलय पदार्थ और विलायक, यूजुअली विलायक जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर जल ले लो और विलय पदार्थ के रूप में आप यहाँ पर नमक ले लो। एक होता है कोलाइड, है ना, कोलाइड या फिर कोलाइडी विलयन भी बोलते हैं। इसमें ना विलय के स्थान पर होता है परिक्षिप्त अवस्था या फिर परिक्षिप्त प्रवस्था, है ना, परिक्षिप्त अवस्था या फिर परिक्षिप्त प्रवस्था। अवस्था की जगह आप प्रवस्था भी बोल सकते हो, बात एक ही है। तो परिक्षिप्त प्रवस्था। और जैसे वास्तविक विलयन में ये विलायक होता है, वैसे ही इसमें परिक्षेपण माध्यम होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है, यानी डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। और इस कोलाइड के कई सारे टाइप्स होते हैं, इस कोलाइड के कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा इमल्शन, इमल्शन, दूध इमल्शन का एग्जाम्पल है। जैसे कि खून, खून जो है सॉल का एग्जाम्पल है ना, जेल, है ना, जेल। तो कई सारे टाइप के कोलाइड होते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के स्टेट के बेसिस पे। भाई अगर डिस्पर्स्ड फेज मान लीजिए कि ठोस है तो कोलाइड का टाइप बदल जाएगा, द्रव है तो कोलाइड का टाइप बदल जाएगा। इस प्रकार से जो है कई सारे टाइप्स होते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अवस्था के अनुसार। तो उसी में से एक टाइप होता है जेल, उसी में से एक टाइप होता है जेल। जेल, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फिर खुद ही समझ में आ जाएगा। जेली, ये जो जेली लिखा हुआ है ना, इसका एग्जाम्पल है जेली, इसका एग्जाम्पल है पनीर। तो जो पनीर है या फिर जेली है उसमें आप ठोस पार्ट ज़्यादा देखते हो या फिर द्रव पार्ट आप ज़्यादा देखते हो? ठोस वाला भाग ज़्यादा होता है या फिर द्रव वाला भाग ज़्यादा होता है? तो आप कहेंगे ठोस वाला भाग ज़्यादा होता है। ठोस वाला भाग अगर ज़्यादा होता है मतलब कि जो परिक्षेपण माध्यम है वो है ठोस और परिक्षिप्त प्रवस्था जो है वो है द्रव। समझे आप? तो जेल अपने आप में एक कोलाइड है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था जो है द्रव होता है, परिक्षेपण माध्यम जो है ठोस होता है, परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। हमसे डिस्पर्स्ड फेज के बारे में पूछा है तो हमारा आंसर यहाँ पर द्रव प्रवस्था हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, बताना है कि इसमें से संतुलित अभिक्रिया कौन है, यानी इसका बैलेंस्ड फॉर्म कौन सा है। तो सबसे आसान होता है इस तरह के प्रश्नों के उत्तर के लिए कि आप ऑप्शन चेक कर लो। यहाँ पर देखो 3 कॉपर के एटम्स हैं, 3 कॉपर के एटम्स हैं, ये बैलेंस्ड है। 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, बट यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, गलत हो जाएगा। हर एक तत्व का परमाणु लेफ्ट हैंड साइड में, इस तीर के लेफ्ट हैंड साइड में बाईं साइड जितने हैं उतनी ही दाईं साइड होनी चाहिए। यहाँ पर देखो 3 कॉपर के एटम्स हैं, 3 कॉपर के एटम्स हैं, ठीक है। 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है।
2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ये बैलेंस्ड है। बी हमारा आंसर, बी हमारा आंसर। यहाँ पर देखो 2 कॉपर के एटम्स हैं, यहाँ पर 3 कॉपर के एटम्स हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए तो 3 कॉपर के एटम्स है, 3 कॉपर के एटम्स हैं, 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी हमारा आंसर। यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। अगर ये पृथ्वी है और मान लीजिए कि x दूरी पर सेब को रखा गया है, भाई x दूरी पर जो है इस सेब को रखा गया है, इनके बीच की दूरी जो है x है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान अगर m है, इसका द्रव्यमान मान लो कि छोटा m है, तो इनके बीच में लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है कैपिटल G, दोनों द्रव्यमान का गुणनफल कर दो, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, और जो बीच की दूरी है बट्टे में जो बीच की दूरी है उसका स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो व्युत्क्रम अनुपाती है दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग का। तो अगर हम इस दूरी को 2 गुना करते हैं तो ये जो फोर्स है पहले का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा संबंध है ना। अगर सीधा संबंध होता तो ये 4 गुना हो जाता फोर्स, लेकिन उल्टा संबंध है तो 1/4 हो जाएगा, तो F/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो परमाणु के पास नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर जो होता है जिसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। यानी जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसके परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है। तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक आपने सुना होगा द्रव्यमान संख्या, है ना, द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर, जिसे हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ये होता है नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या, है ना, नाभिक में कुल प्रोटॉन की संख्या प्लस कुल न्यूट्रॉन की संख्या। अब क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या है वो परमाणु संख्या के बराबर ही होती है, तो आप चाहो तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, द्रव्यमान संख्या। लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं। जो लक्षण होते हैं वो किससे प्रभावित हो सकते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं या फिर जो आपके बच्चे होंगे उनके लक्षण जो है कहाँ से आएंगे, वो आपसे आएंगे। यानी बच्चों में लक्षण जो है उसके माता पिता से आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पैतृक डीएनए यानी पिता का डीएनए और माता का डीएनए। जैसे आपके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स में भाई 23 क्रोमोसोम माता साइड से और 23 क्रोमोसोम पिता साइड से। और क्रोमोसोम में क्या होता है भाई, डीएनए होता है। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है, जीन होता है। डीएनए में क्या होता है, जीन होता है, और यही जीन से जो है प्रोटीन बनता है और उसी प्रोटीन से लक्षण आते हैं। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ये 2 अलग अलग वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डीएनए की खोज नहीं, डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठंडे जल के साथ नहीं करती है मतलब गर्म जल के साथ करती है और भाप के साथ करती है। तो एकदम से घोल कर पी जाना है आपको, सुबह शाम चाय के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ, जैसे पीना है घोल करके पी जाइए।
तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीन जो धातुएं हैं ये ठंडा जल हो, गर्म जल हो, भाप हो, तीनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम जो है केवल गर्म जल और भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ नहीं करती है। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं ना, वो गर्म जल और भाप के साथ करेंगे ही करेंगे। ये सारे जो धातु हैं ये जल से अभिक्रिया करते ही नहीं है। तो यहाँ भी सोडियम है, सोडियम है और यहाँ पर सोडियम है, मतलब ये तीनों तो ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि भाई सोडियम पोटेशियम तो बहुत ही खतरनाक वाला अभिक्रिया करते हैं ठंडे जल के साथ, राइट। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिए। ये निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन पारितंत्र से संबंधित है, यानी कि इकोसिस्टम से संबंधित है। इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। सही बात है। इकोसिस्टम के अंदर जो है जैविक घटक भी आते हैं, अजैविक घटक भी आते हैं। जैविक घटक यानी कि सजीव आते हैं, अजैविक घटक यानी कि निर्जीव आते हैं। तो ये तो सही है। कौन सा कथन पारितंत्र से संबंधित है? ये है सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। ये भी सही है। हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ जीवाणु जैसे कि नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया भी अपने आप में क्या है? बैक्टीरिया ही है। फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, ठीक है। अब घटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं। ये बात की जा रही अपघटक के बारे में, जिसे आप मृतोपजीवी बोल सकते हो। तो ये जो अपघटक होते हैं इसके अंदर भी बैक्टीरिया आते हैं और क्या आते हैं? कवक आते हैं भाई। मुख्य रूप से यही दोनों होते हैं अपघटक। ये भी हमारे इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। सारे सजीव इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। तो हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग डैश होता है। अगर आप फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखें, फूल की संरचना को देखें, तो ये जो पिस्टिल है इसी को स्त्री केसर कहा जाता है, और ये जो स्टेमन है इसे कहा जाता है पुंकेसर। ये जो स्त्री केसर है इसके तीन हिस्से होते हैं, तीन भाग होते हैं। वर्तिकाग्र सबसे ऊपर ये जो पार्ट है, ठीक। उसके बाद वर्तिका, ये जो लंबा वाला भाग है, और उसके बाद अंडाशय, ये अंडाशय। तो ये सबसे निचला भाग है, सूजा हुआ भाग है अंडाशय। तो एक के साथ जाना चाहिए सी। इस अंडाशय के अंदर बीजांड होता है जो निषेचन के बाद बीज बन जाता है, और अंडाशय निषेचन के बाद फल बन जाता है। ये स्टेमन है, पुंकेसर है। पुंकेसर का भी दो पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। परागकोश और तंतु। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है, और यही परागकण जो है इस वर्तिकाग्र पर जाकर के लैंड करता है, तो इसे हम लोग परागण बोलते हैं। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग, ये इसकी बात की जा रही है। ये क्या है? स्टाइल यानी कि वर्तिका। तो दो के साथ जाएगा कौन? डी। स्त्री केसर का शीर्ष भाग, इसकी बात की जा रही है। यह है स्टिग्मा यानी कि वर्तिका। तो तीन के साथ जाएगा भाई ए। और अंडाशय में बीजांड होता है, ओव्यूल होता है ना। ये जो ओव्यूल है ये सीड बन जाता है निषेचन के बाद, और ये जो ओवरी है ये फ्रूट बन जाता है निषेचन के बाद। तो चार के साथ जाएगा भाई कौन? बी। तो एक के साथ सी, यहाँ पर बी दिया हुआ है काट दो। एक के साथ सी सही है, ए दिया हुआ है काट दो। तो सी और डी। दो के साथ देख लो डी जाना चाहिए, दो के साथ डी जो है डी में गया हुआ है, तो ये भी कट जाएगा। डी हमारा आंसर। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, मज़ा भी आता है बनाने में। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 25 नवंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट हुआ था उसमें जो साइंस के 20 प्रश्न पूछे गए थे उनको कवर किया है। ऐसे ही आने वाले वीडियोज में हम लोग सारे ही प्रश्नों को कवर कर लेंगे शिफ्ट वाइज। इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा हमारे ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।